तो भैया अब हम बात करेंगे 2017 के इनकम टैक्स के अनसॉल्व पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने 15 वाला और 16 वाला इनकम टैक्स का कर लिया है। तो इनकम टैक्स की बात करते हैं। इससे पहले अभी जो बीआरएफ वाला पेपर था उसका मैंने 2021 वाला अनसॉल्व सॉल्व कर लिया था, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण उसको अपलोड नहीं कर पाया। उसको जब पेपर खत्म हो जाएगा उसको अपलोड कर देंगे। इसका मैंने ये नोट्स भी बना लिया था, बीआरएफ का 21 वाला ये पूरा नोट्स बना लिया था, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी इसको जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो इसको लास्ट में अपलोड कर देंगे। तो अभी हम मुद्दे की बात करते हैं अपने। तो हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइपिकेशन करना है। अटेम्प्ट ऑल पार्ट, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड में आंसर देने हैं। पहला क्या है, कैजुअल इनकम क्या है। कैजुअल इनकम बतानी है हमको, देखते हैं क्या है कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम इज दैट इनकम द रिसिप्ट ऑफ विच इज एक्सीडेंटल एंड विदाउट एनी स्टिपुलेशन। मतलब ये जो कैजुअल इनकम होती है वो एकदम एक्सीडेंटली रिसीव होती है। इसके लिए कोई हमने फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं किया होता है, ये ऐसे ही आ जाती है। एंड स्टिपुलेशन, इसके लिए कोई हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, ये फुल्ली टैक्सेबल, नो डिडक्शबल अलाउड। ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, इस पर कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। आप किसी भी तरह के डिडक्शन इस पर नहीं ले सकते। जैसे इसके कुछ एग्जांपल जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, कार्ड गेम्स, ये सब जितने हैं ये सब कैजुअल इनकम में आते हैं। कैजुअल इनकम के बाद अब हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में हमको डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स प्लानिंग पहले क्या होती है, इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। मतलब ये एक तरीका होता है टैक्स प्लानिंग जिससे हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज। अपने जो हमारा एक्ट है उसमें जो एडवांटेज दे रखे हैं, मतलब जो एग्जेम्पशन दे रखे हैं, जो डिडक्शन दे रखे हैं, उनका एडवांटेज लेके हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। वहीं टैक्स अवॉइडेंस, इट इज़ एन आर्ट ऑफ डेलिंग टैक्स विदाउट एक्चुअल ब्रेकिंग द लॉ। मतलब ये एक तरह का आर्ट है जो हम टैक्स की चोरी करते हैं बिना अपने लॉ को तोड़े हुए। ठीक है, तो ये जो टैक्स प्लानिंग होता है वो लीगल होता है और मोरल होता है। वहीं टैक्स अवॉइडेंस लीगल तो होता है कि हम लॉ को तो ब्रेक नहीं करते, लेकिन इमोरल होता है। ठीक है, उसके बाद टैक्स प्लानिंग, यूज ऑफ एडवांटेज ऑफ टैक्स। तो जो एडवांटेज है हमारे टैक्स में, टैक्स एक्ट में, उसका ये यूज करता है। लेकिन ये टैक्स अवॉइडेंस, यूज ऑफ एडवांटेज ऑफ टैक्स लूज होल्स। मतलब जो टैक्स में हमारी जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो इसका इस्तेमाल करता है। टैक्स अवॉइडेंस वो इसका एडवांटेज लेता है। तो टैक्स प्लानिंग एमर्ज इन लॉन्ग टर्म। टैक्स प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म में चलती है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस थोड़ा टर्म के लिए हो पाती है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब फिर से बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एक्सप्लेन एसेसियन डिफॉल्ट। तो एसेसियन डिफॉल्ट कौन होता है। एसेसियन डिफॉल्ट, इन अ केस वेयर अ पर्सन गोज अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इन परफॉर्मिंग हिज वर्क, देन सच अ पर्सन इज नोन एज एसेसियन डिफॉल्ट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहीं पे काम कर रहा है और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के जब विपक्ष में जाता है, जब विपरीत में जाता है उसके, तो ऐसा व्यक्ति हमारा एसेसियन डिफॉल्ट कराता है जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करता है। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं, व्हाट आर कंडीशन टू बी कॉल्ड अ रेसिडेंट। तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं जिससे हम रेसिडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू बी एन इंडियन सिटीजन। तो भारत का नागरिक कैसे बनते हैं, या तो बर्थ से या तो एग्रीमेंट से। अब हम देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, उसके कुछ नियम हैं। अभी ये 2 नंबर का सवाल है, इसलिए फुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंडीशंस है, बस बता देते हैं।
हमें एक बेसिक कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशंस होती हैं और वहीं एडिशनल कंडीशन में भी 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी करेगा वो रेसिडेंट, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जो एक भी कंडीशन पूरी करेगा वो रेसिडेंट, ठीक, और जो एक भी नहीं पूरी करेगा वो नॉन रेसिडेंट। वहीं एडिशनल में तो हमें खाली रेसिडेंट पूछा है, तो ये बताना है कि हमें जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी करेगा वो रेसिडेंट होता है। ओके, जब ये क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा, 10 या 15 नंबर में, तो फुल एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो इतना ही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज अ फॉरेन कंपनी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। तो विदेशी कंपनी को भारतीय निवासी कब माना जाता है? तो अगर इसका ऐसे बताएं हम, तो ऐसी फॉरेन कंपनियां जो 100% या थोड़ा सा भी मतलब हाँ सिर्फ 100% जब कंट्रोल हो विदेशी कंपनियों का भारत से, ऐसी विदेशी कंपनियां जिनका 100% कंट्रोल, जिनका पूरा नियंत्रण हमारे भारत से किया जाता हो 100%, तो वो रेसिडेंटियल होंगी, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, पार्सली नहीं होना चाहिए, सिर्फ 100% कंट्रोल हो इंडिया से फॉरेन कंपनी का, तब वो हमारी रेसिडेंट कहलाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया ट्रीटेड एज हु इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक एम्प्लॉय। स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन होता है भैया? तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मीन्स एनी एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीट विथ एटलीस्ट वन द कंडीशन गिवन बिलो। तो ये जो 3 कंडीशन लिख रखी है, इसमें से एक कंडीशन कम से कम जो पूरी करता है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है हमारा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? एनी एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी वेदर फुल टाइम और पार्ट टाइम। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, वो एनी एम्प्लॉय हु हैज अ सब्सिस्टेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी 20% और मोर वोटिंग राइट। जिसके पास सब्सिस्टेंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी में और जिसके पास 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हो, वोटिंग पावर हो कंपनी में, वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। या अगली कंडीशन, एनी एम्प्लॉय हुज मॉनेटरी इनकम अंडर द हेड सैलरी एक्सीड ₹50,000। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 तक है। 50,000 तक तो लगभग सभी एम्प्लॉय होते हैं, मतलब 99% एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं हम, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन इट इंट्रोड्यूस इन 2018 इन इंडिया। ये 2018 में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। इट शुड बी 40,000 बट प्रेजेंट टाइम इट अमाउंट 50,000। मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था तो इसका अमाउंट 40,000 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 50,000 का चल रहा है, ठीक। और ये अनकंडीशनल है, आपको कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना करता हूँ। आप अगर काम करते हो, अगर आप एम्प्लॉय हो, तो आपको सीधे सीधे 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, ठीक। तो अब क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट क्या होता है? तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का लिख रखा है कैपिटल असेट का। लॉन्ग टर्म में क्या बता रहा है, अ कैपिटल असेट हेल्ड बाय एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ। जब कोई कैपिटल असेट, कोई एसएससी जब कोई एसेट को 36 महीने से ज़्यादा रखता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाती है। वहीं 36 महीने से कम रखता है, लेस देन 36 मंथ, तब वो हमारा हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ठीक। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट जब असेट को 36 मंथ से पहले तक होल्ड किया जाए। और अब हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो गया। अब सिक्योरिटीज पूछ रखा है, सिक्योरिटीज आर हाउ मेनी टाइप्स? सिक्योरिटीज कितनी तरह के होते हैं? तो देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं सिक्योरिटीज हमारी। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, बेसिकली हम बात करेंगे 3 टाइप्स की सिक्योरिटी के बारे में। तो पहले होती है इक्विटी सिक्योरिटी, दूसरी डेट सिक्योरिटी, तीसरी होती है डेरिवेटिव सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी का होता है कैसे होती है, जैसे हम मान लें, जैसे जब कोई शेयर इशू किया जाता है उस टाइम पे इक्विटी हम जानते हैं कि जो हमारे पास शेयर होता है उसे इक्विटी बोलते हैं।
तो डेट सिक्योरिटी क्या होते हैं, जो हमारी सरकार को जब पैसे चाहिए होते हैं वो किसी बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो जो आ, हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा, ये वाला, उस टाइम पे ये डेट सिक्योरिटी वो कहलाती है। और डेरिवेटिव सिक्योरिटी ये मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अगर वो अच्छा काम करेगा, जैसे वो कोलेटरल इवेंट होते हैं, अगर वो अच्छा काम करेगा तो ये भी करेगा। तो डिपेंड ऑन आइडियल बॉन्ड्स। तो ये होती है हमारी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं हम, अगर अगला बात करें तो अगला हमारा हो जाएगा व्हाट आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस कौन कौन से हैं भैया? अगर हम बात करें फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, तो ये बेसिकली 3 होते हैं। पहला फॉरेन अलाउंसेस, गवर्नमेंट अप्लाई, जो विदेशी भत्ता जो विदेशी धरती पे प्राप्त होता है वो वाला एग्जेम्प्ट होता है फुल्ली। और दूसरा सप्लीमेंट्री अलाउंस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। ठीक। अलाउंसेस टू एम्प्लॉयज़ ऑफ यूएनओ, जो यूएनओ के कर्मचारी हैं उनके अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। ठीक, ये 3 फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम सेक्शन बी में चलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब हमको अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एंड गिव आंसर, 200 वर्ड में हमको प्रत्येक को करना है। तो ये जो दूसरा वाला है इसको मैंने कर रखा है, अलग से सेपरेट वीडियो पड़ी है, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो रिपीट ही कर रहे हैं, तो एक बार फिर से करेंगे इसको। तो हमको ये क्या बताना है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री मोहन फॉर असेसमेंट ईयर 16-17। अगर ये रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बताना है क्या है ये। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो भैया यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने ये कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 में बोला है पार्टिकुलर्स, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये तीनों हमको बताने हैं। अब एक तरफ से पढ़ेंगे कौन कौन सी इनकम दी है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है। तो पहली है इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विस रेंडर्ड इन दैट कंट्री। तो कितना, 1 लाख रुपए फॉरेन कंट्री में इन्होंने सर्विस दी है। ठीक, तो ऐसी इनकम जिसका संबंध, जिसका रिलेशन इंडिया से ना हो, वो सिर्फ एक में टैक्सेबल होती है, हमारे ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। ठीक, तो पहला वाला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री, रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री, कितना, 1 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए इन्होंने किया है, और ये दोनों एग्जाम्प्ट रहेंगे खाली। आगे बात करें तो अगर नेक्स्ट वाला क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ये भी जो है ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान भी तो फॉरेन ही है हमारे लिए, तो ये भी जो इनकम है ये वाली, ये एग्रीकल्चरल लैंड से हुई है पाकिस्तान में। इंडिया में होती तो एग्जाम्प्ट होती, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान हुई है, तो फॉरेन कंट्री में इस ये जो पैसा है इसका रिलेशन, इस इनकम का रिलेशन हमारे भारत से नहीं है। तो एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड शॉर्ट में लिख देते हैं, इन पाकिस्तान, कितना, 40,000 था। ये दोनों खाली। अब थर्ड पढ़ते हैं हम, तीसरा वाला क्या बता रहा है, तीसरा वाला पॉइंट, डिविडेंड ग्रॉस 10,000 बाई एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया। तो 10,000 रुपये लाभांश दिया गया आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन 10,000 रुपये कहाँ से दिए गए, भारत से ही तो गए हैं। तो इस इनकम का संबंध हमारे इंडिया से है, तो ये ग्रॉस है, डिविडेंड ग्रॉस बाई एन
इंडियन कंपनी। कितना दिए हो भैया आप दिए हो 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ये इंडियन कंपनी ने पे किया है, इसलिए इसका संबंध है, तो ये तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक, 10,000 रुपये तीनों में टैक्सेबल। अगर अब चौथा बात करें हम, तो चौथा वाला है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो कोई सा भी एसेट हो सिचुएटेड इन इंडिया, ये कहाँ पे ये हो रहा है, ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है, इस इनकम का संबंध इंडिया से है। ठीक, तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो कितना है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तीनों में टैक्सेबल, इसका संबंध है इंडिया से। अब पांचवा अगर बात करें, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। तो भैया ये जो पांचवा वाला है, इनकम रिसीव इनकी कहाँ हुई है, लंदन में हुई है, और वहीं पे ये अर्न किए हैं, इंटरेस्ट इनका उन्हें रिसीव हुआ है। तो इंटरेस्ट अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन लंदन, तो कितना रिसीव हुआ है आपको, 5,000 रुपये आपको रिसीव हुआ है। तो 5,000 रुपये इस इनकम का संबंध भारत से नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे सिर्फ एक में दिखाएंगे। ठीक, तो इसका पूरे का टोटल लगाएंगे, तो इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 1,75,000, 1,75,000, और इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 30,000, और इसका भी आएगा 30,000। ये 2,000 क्यों रखा, 20,000 है, इसका भी 30,000 आएगा। ठीक, तो हमने ये निकाल दिया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई इनकी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो ये एग्रीकल्चर इनकम पूछा है, तो पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये वाला बाद में करेंगे ये सब। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। तो टैक्सेबल इनकम बताना है हाउस प्रॉपर्टी से। तो मैंने इसका फॉर्मूला बना लिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो फॉर द असेसमेंट ईयर उसमें दिया है 21-22 के लिए हम निकाल रहे हैं पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिख जाए जो कि इसमें है, तो वहाँ पे कवर वाला रूल लगेगा, मतलब वहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिख जाए, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। ठीक, जहाँ पे ना दिखे ना लागू है। तो लागू है तो उसके लिए फॉर्मेट उसका अलग होता है। तो उसके लिए होता है पहले स्टैंडर्ड रेट में फेयर रेंट, दूसरा होता है म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर विल बी आंसर ऑफ स्टेप फर्स्ट। तो पहले हम देखते हैं फेयर रेंट क्या था। फेयर मार्केट वैल्यू 80,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 50,000। विच एवर इज हायर, तो विल बी आंसर ऑफ स्टेप फर्स्ट। तो ये कवर्ड वाले में ये एक स्टेप बढ़ता है, यही वाला आंसर ऑफ स्टेप फर्स्ट कितना आया 80,000 विच एवर इज हायर। और दूसरा क्या रहता है स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 60,000। तो 60,000 है, जो लोअर है वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया हमारा 60,000, और दूसरा इसके साथ रहता है एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट 72,000 है। मैं निकाला नहीं पड़ा, 72,000 दिया है, जो ज़्यादा है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, तो इसमें 72,000 ज़्यादा है।
ठीक। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम 3 चीज़ों को लेस करते हैं, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, मकान का अनरियलाइज्ड रेंट और म्युनिसिपल टैक्स। 3 चीज़ घटाते हैं, जो हमें मिलेगा वो हम घटाएंगे, तो लेस करेंगे। अब हम देखेंगे हमें क्या मिला है। लॉस ड्यू टू वैकेंट है नहीं, अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स हमें चुका है, तो वो लेस करेंगे हम 20%। तो म्युनिसिपल टैक्स 20% किसका निकलता है, म्युनिसिपल वैल्यू का ही निकलेगा म्युनिसिपल टैक्स से। तो एक जाएगा, एक है ही सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल वैल्यू का 20%। तो इसका 20% कितना होगा, 10,000। ठीक। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हम लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एनुअल वैल्यू। तो इसमें से 10,000 जाएगा तो ये 62,000 आएगा, 62,000। अब एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24। तो इसमें पहली डिडक्शन होती है, डिडक्शन पर लिखे हम, डिडक्शन मिलती है एनुअल वैल्यू में अंडर सेक्शन 24 के अंडर। पहली होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो कितना, एनुअल वैल्यू का 30%, तो 62,000 है, इसका 30% आएगा 18,600। अब दूसरा वाला होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पेड किया इसमें बताएगा खुद ही। ये इंटरेस्ट पेड 18,000 पेड किए हैं ये। ठीक, और कुछ नहीं मिलता, इसको बढ़ा लेते हैं। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 36,600। तो हमारा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो 62,000 में से 36,600 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25,400। दैट इज आवर आंसर। तो भैया ये सॉल्व कर लिया पहले, ये फेयर रेंट, ये कवर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक।